Hello and welcome to the Right Do's podcast, where we simplify, demystify, and decode everything between health and you. This podcast is a space where we talk about health the way it should be, with clarity, compassion, and facts. यहाँ मेडिकल jargons नहीं बल्कि simple conversations होती हैं about your body, your habits, and your choices. And that is why we bring conversation with experts so that you can make better and informed decisions. And we believe that awareness is not just a choice, but it's a step towards healthier life. And that is the motto of the Right Dose initiative. And that is what it stands for. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गाउट की। हिस्टोरिकली इसे डिजीज ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है और हिंदी में इसका कोई स्पेसिफिक टर्म तो नहीं, लेकिन आप इसे एक प्रकार का गठिया बोल सकते हैं। डिजीज ऑफ द किंग्स क्यों? क्योंकि इस बीमारी को एसोसिएट किया गया है रिच फूड से, मतलब कि हैवी कंजम्पशन ऑफ ऑयल, ट्रांस फैट्स एंड वेरी हाई इनटेक ऑफ एल्कोहल। अब क्या है कि आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से ये बीमारी अब अनकॉमन नहीं रही। तो आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये बीमारी होती क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके रिस्क फैक्टर में बिल्कुल टॉप पे रहते हैं। एंड मीन वाइल वी विल ऑल्सो बस सम मिथ्स अराउंड इट। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर साइमन थॉमस। बिफोर वी गेट इनटू द डिस्कशन, a brief introduction about our guest. So, Dr. Thomas is a senior director at the Department of Robotic Joint Replacement and Orthopedics at Max Hospital. So, sir, welcome to this podcast. Thank you so much for inviting me here. It is humbling and I'm honored to be with you. So, sir, we will start with differentiating gout from arthritis. So, what we see कि gout को confuse कर लिया जाता है arthritis के साथ। तो हमारे audience के लिए आप बताएंगे कि gout और arthritis में क्या difference है? Okay. देखो, आपने जो सवाल पूछा बहुत पर्टिनेंट सवाल है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थराइटिस दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है आर्थ्रोस और आइटिस। तो आर्थ्रोस होता है जोड़, जॉइंट। आइटिस इज इन्फ्लेमेशन। तो आपने आइटिस, अपेंडिसाइटिस सुना होगा, न्यूमोनाइटिस सुना होगा, सेलुलाइटिस सुना होगा। मतलब किसी भी शरीर के अंग में कुछ इन्फ्लेमेशन होगा तो उसमें आइटिस जुड़ जाएगा। तो किसी भी जोड़ के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। अब आर्थराइटिस कई कारणों से होता है। किसी भी कारण से अगर जोड़ सूज जाए तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। और कई बार आर्थराइटिस का कारण होता है चोट लगना, उसकी वजह से सूजना, उसको भी सेकेंडरी आर्थराइटिस बोलते हैं। कॉमनली क्या होता है, एक गठिया बाई होती है जो यंग एज में होती है। मल्टीपल जॉइंट्स में पेशेंट्स को स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस लोग कहते हैं, या गठिया बाई, नॉर्मल कॉमन गठिया बाई बोलते हैं, वो होती है। इसके अलावा एज के साथ साथ जो जॉइंट खराब होता है उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस या ओए बोलते हैं। इसके अलावा बहुत छोटे से एक सबसेट ऑफ पीपल, यानी कुछ लोगों को ऐसा होता है कि शरीर में एक तत्व होता है यूरिक एसिड। वो यूरिक एसिड शरीर में ब्लड में घूमता रहता है। कई बार जब यूरिक एसिड का एक लेवल ब्लड के में एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसके बाद वो ब्लड में घुल नहीं सकता, तो वो तुरंत ही जॉइंट में डेपोजिट हो जाता है। उस यूरिक एसिड की वजह से जो जॉइंट की स्वेलिंग होती है उसको गाउटी आर्थराइटिस या एक्यूट गाउट बोलते हैं। तो सर, अगर ऑर्थोपेडिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो बिग टो है तो वो कैसे आपका नी और एंकल्स और बाकी जगह प्रोग्रेस कर जाता है? देखो, गाउट की ना एक खास बात है। टिपिकली ये यूजुअली मेल्स को होता है, लेडीज को नहीं होता। कुछ बहुत टिपिकल बातें हैं गाउट में। तो इसमें क्या जबकि बाकी कुछ हार्मोन का इसमें लोचा है, मतलब? नहीं, ये issue है? हार्मोन रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये फॉर सम रीजन ये मेल्स में ज़्यादा होता है। मेनोपॉज से पहले लेडीज को कभी भी यूजुअली गाउट नहीं होता। तो मेरे पास एक पेशेंट जब चल के आता है, जब मैं देखता हूँ एक यंग लुकिंग मेल हैं जिनके पैर के अंगूठे में एक रात को बिल्कुल ठीक थे और अगले दिन मॉर्निंग में स्वेलिंग आई, तो 99.9% ये गाउट ही है। गाउट फॉर सम रीजन सिर्फ पैर के टोस को और लेसर टोस को अफेक्ट करता है, लेकिन जब ये थोड़ा सीवियरिटी बढ़ती है तो एक्चुअली ये एंकल्स और कई बार ये नी में भी आता है, लेकिन यूजुअली ये लोअर लिम्ब में ग्रेट टो को ही अफेक्ट करता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि ग्रेविटी डिपेंडेंट रहता है। कुछ भी चीज़ एक्चुअली बॉडी में क्रिस्टलाइज होगी तो ग्रेविटी के साथ साथ वो नीचे एक्यूमुलेट होगी। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन लोअर लिम्ब से थोड़ा कम होता है, तो जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लगिश होता है। उसकी वजह से जब कुछ चीज़ क्रिस्टलाइज होगी तो जॉइंट में डेपोजिट हो सकती है। राइट। सो सर, गाउट में एग्जैक्टली होता क्या है और जो इसका पेन होता है बहुत शूटिंग और इंटेंस होता है, तो इसके पीछे क्या है?
मैंने पहले आपसे जो सवाल पूछा उसमें मैं आपको बताया था कि गाउट होता क्यों है। होता ये है कि यूरिक एसिड ब्लड के अंदर कॉन्स्टेंटली एक सॉल्युबल फॉर्म में यानी कि घुले हुए फॉर्म में मूव करता रहता है। अब एक कंटेनर हम लेते हैं, उसमें पानी डाल लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी शक्कर घोलना शुरू करते हैं। थोड़ी देर तक आप देखेंगे शक्कर घुलती रहेगी, घुलती रहेगी, घुलती रहेगी। कुछ देर के बाद आप और शक्कर डालेंगे तो जितना मर्जी कर लो शक्कर नहीं घुलेगी। उसको हम एक शुगर का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। वैसे ही कुछ भी चीज़ जो जैसे यूरिक एसिड है वो ब्लड में एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तक ब्लड में घुली हुई मूव करती रहेगी। अगर एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ेगा या सर्कुलेशन में बढ़ेगा तो वो ब्लड के अंदर घुला नहीं रह सकता, वो तुरंत डेपोजिट हो जाएगा नीचे, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ यूरिक एसिड एक्सीड करे, ये केमिस्ट्री की भाषा है जो हम एक्चुअली स्कूल में भी पढ़ते थे। तो जब सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट एक्सीड हो जाएगा तो एक्चुअली यूरिक एसिड जॉइंट में जमा हो जाएगा। तो एक्यूट गाउट में क्या होता है, पेशेंट किसी भी कारण से अगर उसके शरीर में एक रात को यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो वो यूरिक एसिड जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, पेशेंट्स अच्छा खासा सोते हैं खा पी के, अगले दिन मॉर्निंग में या लेट नाइट में बहुत सीवियर पेन के साथ उठते हैं और वो देखते हैं कि जॉइंट बहुत ज़्यादा सूज गया है, उसमें स्वेलिंग आ गई है, वो लाल हो गया है। तो ये अगर आपको होता है तो आपको शायद एक्यूट गाउट है। अब सवाल आपका जवाब दूंगा कि अंदर हो क्या रहा है। बिल्कुल। हो ये रहा है कि जैसे ही यूरिक एसिड एक्चुअली बॉडी में एक जॉइंट के अंदर जमा हो जाता है, बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल, वो एक्चुअली बेसिकली हमारी आर्मी की तरह है। वो पूरे शरीर में घूम रहे हैं कि कोई फॉरेन बॉडी दिखता है तो तुरंत उसको पकड़ लेंगे। जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड होना नहीं चाहिए। जैसे न्यूट्रोफिल देखता है कि यूरिक एसिड जॉइंट के अंदर जमा हुआ है, वो तुरंत जाके उस यूरिक एसिड को खाना शुरू कर देता है। उसका काम ही है कि कुछ भी फॉरेन बॉडी को हटाना। लेकिन जब भी आपने देखा हो ना, हम किसी भी कारण से पुलिस को बुलाते हैं कि हमारे घर के आसपास कोई आ गया है, तो वो क्या है, शोर करते हुए आती है। वैसे ही ये न्यूट्रोफिल जब आता है तो आसपास बहुत शोर मचाता है। और शोर कैसे मचाता है, कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को एक्टिवेट करते हुए, कि शरीर को पता चल जाए कि शरीर में कोई फॉरेन बॉडी आ गई है। वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करते हैं और एक्चुअली जोड़ सूज जाता है। सो न्यूट्रोफिल जाके यूरिक एसिड को खा जाते हैं, उसको अपने बॉडी के अपने सेल के अंदर ले लेते हैं और उसके बाद इन्फ्लेमेशन आने से बहुत ज़्यादा पेन होता है और पेशेंट्स को स्वेलिंग का एहसास होता है। ये एक्यूट गाउट है। और अंदर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जी। तो सर इसको हिस्टोरिकली डिजीज़ ऑफ किंग्स भी बोला जाता है, बट मुझे लगता है अब तो ये काफ़ी कॉमन हो गया है इसको डिजीज़ ऑफ किंग्स तो बोल ही सकते। लेकिन एक इसके पीछे रीज़न जो मैं पढ़ भी रहा था, थोड़ी इस पे रिसर्च करी तो ये निकल के आ रहा था कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो बढ़ गए हैं, आपके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और भी जो आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनके बढ़ने के साथ इसका इंक्रीज़ हुआ है इसमें। तो आप हमको बताइए कि ये दोनों रिलेटेड है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और गाउट? यूजली आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन बताई। ये डिजीज ऑफ किंग्स इसलिए बोला जाता था क्योंकि यूजुअली यूरिक एसिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है। जब भी आप प्रोटीन खाएंगे तो एक्चुअली वो जब डाइजेस्ट होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड निकलेगा। जिसकी आमदनी अच्छी है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, वो प्रोटीन रिच डाइट खाएगा। जब वो प्रोटीन रिच डाइट खाएगा या खाएंगी तो उनका जो बाय प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनेगा और यूरिक एसिड ज़्यादा होने से गाउट हो सकता है। इसीलिए एक टाइम में शायद इसको बोलते थे कि डिजीज ऑफ द रिच या ऑफ किंग्स है। अब विद अवेयरनेस एंड थैंक गॉड हमारा वी आर अ ग्रोइंग एंड डेवलप्ड नेशन नाउ। हमारा फाइनेंशियल स्टेटस एक आम जनता का काफ़ी अच्छा है। सो इट इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन इनटेक एक हाई क्लास के लिए सीमित नहीं है। अब हर एक कॉमन आदमी एक एक एक्चुअली बैलेंस डाइट से अवगत है। ही नोज व्हाट टू टेक एंड व्हाट टू नॉट टेक। स्पेशली जिम गोइंग पॉपुलेशन, यंगस्टर्स अब प्रोटीन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दे टेक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इसीलिए ये डिजीज अब एक्चुअली यंगस्टर्स को भी और एक मिडिल क्लास पीपल को भी होती है। सो दैट इज वाई दैट फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट देयर। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का देखा जाए तो डायबिटीज का विशेष यूरिक एसिड के साथ लेना देना नहीं है। लेकिन पीपल जिनको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, उनको एक्चुअली किडनी पे थोड़ा स्ट्रेन रहता है, उसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा होने के चांस उनके में रहते हैं। इट हैज़ बीन सीन दैट पीपल विद हाइपरटेंशन एंड स्पेशली किडनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट होता है वो यूरिन के थ्रू होता है। सो किसी कारण से आपके किडनी फंक्शन में थोड़ा सा कमी आएगी तो यूरिक एसिड शरीर में बढ़ेगा। सो डायबिटीज़ के अलावा ब्लड प्रेशर एंड किडनी इश्यूज, ये वो इश्यूज हैं जिसमें एक्चुअली आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है।
सो सर आप बता रहे थे कि जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं ऐसे लोग भी रिस्क पे रहते हैं। तो जो जिम गोअर्स हैं वो तमाम तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं और उनका प्रोटीन इंटेक भी काफ़ी हाई होता है। और जनरली अभी देखा जा रहा है कि प्रोटीन को लेके अवेयरनेस बहुत इंडिया में बढ़ी है। तो कैसे लोग रिस्क पे हैं? मतलब ऐसे लोग क्या रिस्क पे हैं? और आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, तो उसमें जब जो पेशेंट्स आते हैं तो उनका बैकग्राउंड क्या होता है? मतलब क्या वो जिम गोअर्स होते हैं या फिर किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? थोड़ा इस पे बताइए आप हमें। सबसे पहले तो सेकंड पार्ट का जवाब मैं पहले देता हूँ। जी। देखो, मैं तो एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मेरे पास तो 50-60 से ऊपर थोड़े बुजुर्ग वर्ग के लोग ही आते हैं। हुँ, मेजॉरिटी ऑफ लोग एंड्योरेंस एक्सरसाइज ही कर रहे होते हैं। तो मैं यंग पेशेंट्स जो एक्टिव जिमिंग कर रहे हैं, उन सबसे मेरा मिलना कम ही होता है। हुँ, लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला, अवेयरनेस प्रोटीन्स को लेके काफ़ी बढ़ गई है, स्पेशली 50 और 60 के बाद भी। सार्कोपीनिया करके एक चीज़ होती है, जिसमें आपका वेट कम होता है। पहले लोगों को लगता है आप पतले हो गए हो, तो आप अच्छे लग रहे हो। अब लोगों को हुँ, रियलाइज़ होता है आप पतले इसलिए हो क्योंकि आपका मसल मास कम हुआ है। तो राइट। पीपल नाउ इन 50 एंड 60 दे आर अवेयर कि मुझे एक्सरसाइज जनरली करनी है, एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, वेट लिफ्टिंग के अलावा एंड्योरेंस है, लाइक कार्डियो एक्सरसाइजेस, रनिंग, जॉगिंग, प्लैंक्स, ठीक है। इन सब से क्या होता है, आपका जो प्रोटीन मास जो डिप्लीशन होता है डिसयूज की वजह से, यानी कि कम यूज करने की वजह से, वो एक्चुअली स्लो डाउन हो जाता है। तो सार्कोपीनिया या प्रोटीन लॉस बॉडी से कम होता है। सो पीपल आर अवेयर ऑफ इट। यंगस्टर्स और कुछ बड़े लोग भी अब प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। इसकी कुछ मात्रा है। देखिए, सही बोलूं तो इस पॉडकास्ट में मैं सीरियसली बोलना चाहूंगा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट एक एक माना हुआ अमाउंट है, जिससे हुँ, ऊपर आपको डे में प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर आप इससे ऊपर या नीचे जाते हैं तो आप अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, सो दैट यू डू थिंग्स इन सुपरविजन, so that your body metabolism is also taken care of. So whenever you're trying to exceed something, take expert help, जो अवेलेबल है आज की डेट में। अब बताता हूं कि जिमर्स को प्रॉब्लम क्या आ सकती है। ये तो नहीं बोलते कि जिमर्स रिस्क पे हैं, हाँ, लेकिन जिम एक्टिविटी या जो पेशेंट्स या जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, उनको बॉडी में हो क्या रहा है। प्रोटीन जैसे ही मेटाबलाइज होगा, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी। पीपल हु टेक गुड अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे, वो यूरिन के थ्रू काफ़ी हद तक यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों के शरीर में वो काबिलियत, यानी कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने की काबिलियत कम होती है, क्योंकि उनके बॉडी में एक एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज वो कम बनता है। तो आपने यूरिक एसिड, आपने प्रोटीन ले तो लिया, लेकिन आपका शरीर उसको पचाने में असमर्थ है। तो कई बार क्या होता है, यूरिक एसिड की मात्रा जो है बेसिकली बॉडी के अंदर बढ़ जाती है और उससे उनको प्रॉब्लम होती है। सो अगर आप रेगुलर जिम गोअर हैं तो प्रोटीन लीजिए, लेकिन सुपरविजन में लीजिए। उसके अलावा अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखिए, जिससे कि जो भी यूरिक एसिड या टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो यूरिन के थ्रू वॉश आउट हो जाए। एंड ऐसा करने से आप काफ़ी हद तक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। स्टिपुलेटेड अमाउंट से ज़्यादा जाएंगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर दैट आपको रूटीन किडनी टेस्ट एक हो आपका। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर में एक किडनी का इवैल्यूएशन हो, जिससे आपको पता चल जाए कि आप ज़्यादा प्रोटीन तो नहीं ले रहे जो कि किडनी आपको डाइजेस्ट न कर पाए। राइट। मतलब आपने बहुत ही वैलिड बात बोली क्योंकि एक तो सर इसमें ये है कि आप जब फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, चाहे वो आप आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर फूड के थ्रू ले रहे हैं, तो आप जो है वो मेजर नहीं कर पाते हैं। आप 10 अंडे भी खा लेंगे और आप 2 स्कूप वे प्रोटीन भी ले लेंगे, तो एग्जैक्टली वो आपको पता नहीं चल पाता है। तो दैट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। और आप बता भी रहे थे कि आपके पास कैसे केसेस आते हैं, तो उसी से जुड़ा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास जब आपके क्लिनिक में गाउट के पेशेंट्स आते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस और मेथोडोलॉजी आप डिस्कस करते हैं उनके साथ? यूजुअली किस तरीके से, मतलब आप थोड़ा हमें मतलब वॉक अस थ्रू कि कैसे आप ट्रीटमेंट वगैरह कैसे डिसाइड होता है, किन पेशेंट्स पे? ये ओके, थोड़ा आप हमें बताएँ। देखिए, जो यूजुअली पेशेंट्स जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमेशा पेशेंट्स डॉक्टर के पास हमेशा पेन के लिए जाते हैं। पेन सबसे बड़ा कारण है, इससे पेशेंट्स डॉक्टर से मिलते हैं। वरना छोटा मोटा पेन तो एक्चुअली हर कोई थोड़ा झेल लेता है, देखी जाएगी, होगा, स्वेलिंग है, देखेंगे। लेकिन एक्यूट गाउट के साथ पेशेंट्स एक्चुअली ड्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं। वो आते इस तरह हैं कि डॉक्टर साहब कल रात को बिल्कुल बढ़िया सोए थे, आज मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा पेन है, ना हिला जा रहा है ना डुला जा रहा है, पैर नीचे रखते ही पेन हो रहा है। और यूजुअली वो देखते हैं कि हम जो बिग टो है पैर का, हुँ, उसका जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है, उसमें एक्चुअली पेन होता है। और कई बार वो लाल भी हो जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि इन्फेक्शन ना हो रहा हो। तो ये सब करके लोग मेरे पास एक्यूट गाउट के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो जब ये ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो सबसे पहला मेरा काम एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन ये है कि मैं एक्यूट गाउट को, उसके इंटेंसिटी को कम करूं। उसके लिए मुझे जॉइंट को कूल डाउन करना होता है, जैसे कि आइस देना,
थोड़ा जेंटल थेरेपी कराना और पेशेंट से बोलना कि हल्का सा एलिवेट यानी कि पैर को थोड़ा ऊंचा करके रखें। एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऑफिस जाएं, सब करें जितना आप टॉलरेट कर पाते हो, लेकिन हल्का सा एलिवेट करके रखें। उसके अलावा कुछ मेडिसिन हम देते हैं। इसका हमारे मेडिकल कॉलेज लेवल पे हम एक निमोनिक पढ़ते थे, एनसीसी, यानी कि एनएसएड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और कॉल्चिसिन। एनएसएड्स आपके आम पेन किलर्स हैं, जैसे डाइक्लोफेनाक या इंडोमेथासिन। इन सब की डिटेल्स में प्लीज़ मत जाइएगा, ये एक डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिएगा। लेकिन ये मेडिसिन एक इन्फ्लेमेशन कम करती हैं जॉइंट के अंदर, जिससे कि स्वेलिंग कम होगी, रेडनेस कम होगी और पेन में आराम आएगा। इसके अलावा एक शॉर्ट डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम देते हैं। स्टेरॉइड कोई बैंड दवाई नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ों में बहुत ड्रामेटिक आराम देती हैं। तो एक सुपरविजन के अंदर एक 3 से 4 दिन का स्टेरॉइड का कोर्स भी देते हैं। और एक बहुत वंडर ड्रग है, इसको कॉल्चिसिन बोलते हैं, जो एक्चुअली यूरिक एसिड के इन्फ्लेमेशन को बहुत हद तक जॉइंट में कम करती है। सो एनसीसी एक कोड है जो डॉक्टर्स फॉलो करते हैं और उससे एक्यूट गाउट फिनिश हो जाता है। 3 से 4 दिन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स काफ़ी अच्छा आराम पा लेते हैं और वो कंफर्टेबल फील करते हैं। बट आई टेल माई पेशेंट्स, आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। एक एक्यूट गाउट का मतलब है ये आपको फिर से हो सकता है। अभी तो आप घर पे थे तब आपको हुआ, हो सकता है अगली बार जब आप किसी पार्टी में एंजॉय कर रहे हो उसके बाद, आप किसी टूर पे गए हो उसके बाद, या जिमिंग की बहुत विगरस एक्टिविटी करने के बाद आप एक रात सोएं और अगले दिन मॉर्निंग में पेन के साथ उठें। सो एक एक्यूट गाउट खत्म करने के बाद कुछ लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस मेडिसिन हमें देनी पड़ती हैं, जिससे कि एक्यूट गाउट वापस ना आए। वो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक हम फॉलो करते हैं, कुछ लोगों को 1 महीना, कुछ लोगों को 2 महीना, और यूरिक एसिड के लेवल्स को भी कई बार हम 1-2 महीने में रिपीट कराने को एडवाइस करते हैं। सो लॉन्ग टर्म में फिर आप क्या मेडिसिन देते हैं? बेसिकली सबसे पहले तो मेडिसिन के अलावा डाइट कंट्रोल, प्रोटीन्स पे ध्यान रखना, हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत एसेंशियल है। लेकिन कुछ लोगों को यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने की टेंडेंसी कम होती है बॉडी के अंदर, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं, जैसे एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट। ये दवाइयाँ बेसिकली एक एंजाइम होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसकी एक्टिविटी मॉडिफाई करते हैं, जिससे कि यूरिक एसिड एक्सक्रीशन बॉडी में से बढ़ जाता है। तो ये दवाइयाँ हम कम से कम 1 या 2 महीने पेशेंट्स को देते हैं, जिससे कि यूरिक एसिड का अटैक फिर से ना हो या हाइपरयूरेमिक का अटैक फिर से ना हो। दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली टू बी मॉनिटर्ड विद द पेशेंट एंड द डॉक्टर टुगेदर। सो सर, जैसे आपने बताया कि कुछ मेडिसिन को लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ता है, तो वो कितनी सेफ होती है लेकिन? हाँ, ये सवाल मुझसे हर पेशेंट पूछता है और बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है ये। यूजुअली एरोपिनॉल जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग एक टाइम कहते थे, वो एक्चुअली सेफ तो है, लेकिन जिन पेशेंट्स को किडनी का इशू आता है या जिनको किडनी में प्रॉब्लम है या रीनल कॉम्प्रोमाइज़ है, उनको एलोपिरिनॉल इज़ नॉट अ सेफ मेडिसिन। इन पेशेंट्स को हम फेबुक्सोस्टैट प्रेजेंट करते हैं। तो फेबुक्सोस्टैट का एडवांटेज ये है कि वो मेटाबोलाइज किडनी के थ्रू नहीं होता, लिवर के थ्रू होता है। इसलिए हम किडनी वाले पेशेंट्स को, जिनको किडनी का कॉम्प्रोमाइज़ है, उनको ये मेडिसिन सेफली दे सकते हैं। ये दवाई कई बार हम 2-3 महीने, 4 महीने देते हैं और पेशेंट्स एब्सोल्युटली सेफ फील करते हैं। इनमें उनके बॉडी प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं आता। जो प्रॉब्लम आती है लॉन्ग टर्म देने में, वो ये है कि कई बार ये मेडिसिन 2 बार देनी पड़ती हैं। हालांकि एक सिंगल डोज फेबुक्सोस्टैट वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल हैं, दे सकते हैं, लेकिन उसमें होता ये है कि जब हम एक गोली को मॉर्निंग में खा लेते हैं, उसके कुछ घंटों के बाद एकदम से उस दवाई का पीक बॉडी में आ जाता है और उसके बाद वो पीक कम होता रहता है। तो जब पीक आता है तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो एक दवाई का पीक एकदम से होगा तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं तो वो आ सकते हैं। दूसरा, यूरिक एसिड का सबसे ज़्यादा कंट्रोल मॉर्निंग में होगा। शाम होते-होते यूरिक एसिड का कंट्रोल जो है इस दवाई से कम हो जाएगा, क्योंकि उस दवाई का कॉन्संट्रेशन ब्लड में कम हो गया है। अब जो एक नई चीज़ जो मेक इन इंडिया थीम पे चल रही है, वो है फेबुक्सोस्टैट एक्सटेंडेड रिलीज। ये एक नया कंसेप्ट है। ये दवाई अभी स्टडी फेज़ में है, लेट स्टडी फेज़ में है और इसके क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स हो चुके हैं। जब तक आप ये पॉडकास्ट शायद देख रहे होंगे, तब तक ये दवाई शायद, थैंक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड द फास्ट मशीनरी दैट दे हैव, दिस मेडिसिन मे बी अवेलेबल टू यू ऑन द शेल्फ विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। फेबुक्सोस्टैट एक्सटेंडेड रिलीज, इसका फ़ायदा क्या है? और ये शानदार कंसेप्ट है। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे देश में ये सब बातें हो रही हैं, सोची जा रही हैं और हम इसमें अग्रसर भी हैं इस टेक्नोलॉजी को लेके। इसमें फ़ायदा ये है ईआर फॉर्मुलेशन या एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन का, ये कि आपने मॉर्निंग में दवाई खा ली तो एकदम से दवाई का पीक ब्लड में नहीं आएगा। एक सस्टेन्ड वे में ब्लड के अंदर ये दवाई उस टैबलेट में से रिलीज होती रहेगी, जिससे थ्रू आउट द डे एक फाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग बॉडी में रहेगा। उससे सेफ्टी प्रोफाइल बढ़ता है,
दूसरा, यूरिक एसिड का जो कंट्रोल है थ्रू आउट द डे एंड नाइट चलेगा। और उससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो कंटेम्प्रेरी फेविस्टिराइड हमें पहले अवेलेबल थी, उसमें हमारे पास एज अ डॉक्टर मेरे पास फ्रीडम थी कि मैं उसको एक टैबलेट दिन में दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसको एक टैबलेट देने से घबराता था क्योंकि मुझे पता था कि एक बार के बाद शायद यूरिक एसिड का कंट्रोल शाम तक नहीं होगा, तो मैं यूजली दिन में 2 बार देता था। तो पेशेंट्स जो 2 बार टैबलेट लेते हैं, उनको कई बार ट्रैवल करना होता है, कई बार पार्टी होती है, कई बार वो स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। आप जानते हो कितना बिजी शेड्यूल है। उन लोगों को अगर ईआर फॉर्मुलेशन मिलेगा जो एक मॉर्निंग में पॉपअप कर लिया, तो एक्चुअली पूरे दिन के लिए सेफ भी हो गए विदाउट एडिंग ऑन टू एनी सेफ्टी रिस्क। सो ईआर लुक्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग। Febustratan ER looks to be very promising and a drug of the future. Hopefully, with the trials coming in, we'll have a great result coming from these drugs, which will give good safety profile to the patient and adding comfortability कि आप दिन में एक टैबलेट खाओ और यूरिक एसिड को अच्छे से कंट्रोल कर पाओ। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई एज अ डॉक्टर लुक अप टू। सो सर, आपने अभी जैसे बोला कि देयर इज़ अ टेंडेंसी टू मिस अ मेडिसिन, मिस अ डोज, और आपने फेबुक्सोस्टैट ईआर जो कि प्रॉमिसिंग मेडिसिन है उसकी बात भी करी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट डोजेस मिस करता है और वेरी ऑफन, तो क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसके और क्या उसको हार्म हो सकता है? क्योंकि काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं है, वो सोचते हैं कि ठीक है, 2 डोज़ छूट गई, क्या है, फिर हम अपना मैनेज कर लेंगे। लेकिन क्या है उसका फिर लॉन्ग टर्म में कैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनको? देखिए, यूरिक एसिड को भी आप उतना ही सीरियस इशू समझें। हालांकि जानलेवा इशू नहीं है, लेकिन ये आपको इनकन्वीनियंस बहुत ज़्यादा दे सकता है, स्पेशली जॉइंट इनकन्वीनियंस। सो यूरिक एसिड को भी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की तरह ही समझें। अगर आप 2 दिन ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाएंगे या शुगर की दवाई नहीं खाएंगे, तो आपका शुगर फ्लक्चुएट करेगा। वैसे ही यूरिक एसिड की वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती है और दवाई को टाइम पे खाना इम्पेरेटिव और ज़रूरी है। मैं समझ सकता हूँ कि बिजी शेड्यूल में एक दिन भूल गए, एक डोज भूल गए, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट दवाई खाएंगे, तो आप खुद अपने मन में जानते हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपका कंट्रोल अच्छा नहीं होगा और हो सकता है कि आपको एक्यूट गाउट अटैक कभी फ्यूचर में आए। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप दवाई को टाइम पे ज़रूर लें, लेकिन दवाई से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो डाइट मॉडिफिकेशन। हुँ। हाई प्रोटीन डाइट, इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करें, सुपरविजन में लें। मेक श्योर दैट आपका प्रोटीन इंटेक एक पर्टिकुलर लेवल से कम हो, आपके डॉक्टर आपको इसमें हेल्प करेंगे। अल्कोहल कंजम्पशन, स्वीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों के लेने के बाद भी एक्चुअली यूरिक एसिड बढ़ सकता है। सो दवाई का जब ध्यान रखते हैं तो आप डाइट, डेयरी प्रोडक्ट्स और अल्कोहल, उसमें स्पेशली बियर। सो ये एक अल्कोहल कंटेंट ऐसा है जिसमें एक्चुअली प्यूरिन लेवल ज़्यादा होता है बियर के अंदर स्पेशली। सो दिस एक्चुअली कैन लीड टू मोर यूरिक एसिड प्रोडक्शन इन द बॉडी और इससे यूरिक एसिड डेपोजिशन हो जाएगा बॉडी के अंदर। सो बट देन देर आर सर्टेन हैबिट्स दैट पीपल हैव हुँ। एंड वी ऑलवेज से थिंग्स इन मॉडरेशन आर गुड। एंड वंस योर बॉडी गिव्स यू सम वार्निंग साइन कि भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो उसकी बात सुनना आपका काम है। ठीक है, तो आपने कभी यहाँ कुछ अल्कोहल ले लिया, चलो मैं एज अ डॉक्टर तो उसको एंडोर्स नहीं कर सकता, मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, मैं उसको नज़रअंदाज कर देता हूँ, मैं उसको अनसुनी कर देता हूँ, लेकिन आप अपने शरीर की बात को अनसुनी नहीं कर सकते। अगर अल्कोहल के बाद आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आ रहा है या आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी और सुननी चाहिए। अगर आपने उसकी बात नहीं सुनी, तो ज़रूर आपको सुनाएगा, आपको घुटनों पे ले आएगा। तो इससे पहले कि शरीर आपको घुटनों पे ले आए, उसकी बात सुने। सो कमिंग बैक टू द मेडिसिन पार्ट, तो सर एक बहुत कॉमन बिलीफ है कि यूरिक एसिड लोअरिंग थेरेपी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो लाइफ टाइम चलती रहती है। तो इस पे आप बताइए, और ये काफ़ी इसको लेके क्यूरोसिटी भी रहती है लोगों में कि एक बार और कि भाई हमने एक बार दवा स्टार्ट कर दी तो हमको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। इसी वजह से ज़्यादा लोग आयुर्वेदिक थेरेपी की तरफ भी जाते हैं। तो यूरिक एसिड लोअरिंग थेरेपीज़ में क्या है? इसकी मेडिकेशंस क्या लाइफ टाइम चलती हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊं, आयुर्वेद एलोपैथ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दवाइयाँ अलग होंगी, ये रिलीजन हुँ। की तरह है। ठीक है, अलग अलग कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन हर एक का अल्टीमेट मकसद एक है। चाहे एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, उनका जो फंडामेंटल है वो सेम है कि यूरिक एसिड अगर शरीर में बढ़ रहा है तो कम होना चाहिए। चाहे ये गोली खा के हो, चाहे जड़ी बूटी खा के हो, तो द फंडामेंटल इज सेम। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कि एलोपैथी ये बोल रही है कि और आयुर्वेद ये होती है। तो आई लेट्स गेट क्लैरिटी ऑन दैट। अब रही बात लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की, हुँ। नहीं ऐसा नहीं है। उसका कारण है, जब पेशेंट्स एक्यूट गाउट के साथ आते हैं तो यूजुअली क्या होता है, उनको पता नहीं होता कि ऐसी एक टेंडेंसी है भी। जब
एक्यूट गाउट ट्रीट हो जाता है, यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट हम ले लेते हैं और एक क्रॉनिक ट्रीटमेंट हम देते हैं कुछ महीनों के लिए, उसके बाद लोग डाइट कंट्रोल भी कर लेते हैं, अल्कोहल को मॉडरेट या कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, स्वीट्स और डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ा बचते हैं, कुछ यूरिक एसिड के जो डाइटरी परहेज है, प्रोटीन इंटेक उसको कम करते हैं, उससे यूरिक एसिड एक्चुअल लेवल स्टेबल हो जाता है, एक्यूट गाउट्स कम होते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, कुछ पेशेंट्स जैसे जिनको यूरिक एसिड एक्सक्रीशन की टेंडेंसी कम है, देर आर सम पीपल हु हैव अ कंडीशन कॉल्ड क्रॉनिक हाइपर यूरिसीमिया, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनता ही रहेगा, वो बॉडी इसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी। कुछ पेशेंट्स को किडनी के इश्यूज होते हैं जो डायलिसिस पे हैं या क्रिएटिनिन उनका बढ़ा हुआ है, डायलिसिस पे तो नहीं है लेकिन किडनी का फंक्शन अच्छा नहीं है, तो उनका यूरिक एसिड एक्सक्रीशन करने का जो रेट है नॉर्मल लोगों से कम है और उसकी वजह से यूरिक एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। ऐसे पेशेंट्स को दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ आपको अपने डॉक्टर से लेनी चाहिए, कंफर्मेशन लेना चाहिए कि आपको लाइफ लॉन्ग ज़रूरत है या नहीं। मैं बहुत खुश हूँ आपको बोलते हुए कि दिस इज़ अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम एज यू सेड योरसेल्फ, which can be reduced by dietary modification, but certain patients will need uric acid medicines for a long time. Please talk to your doctor regarding that. अच्छा आइडिया ये भी है कि 6 महीने साल भर में एक यूरिक एसिड का टेस्ट करा लें और बीच में डॉक्टर से बात करते रहें। तो जिन टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ वो पेशेंट्स जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वही कर रहे हैं, या फिर या स्क्रीनिंग के तौर पर, या फिर काइंड ऑफ की प्रिवेंशन मेजर्स ले सकें तो बाकी लोग भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ है? मेरे पेशेंट जो मुझसे मिलते हैं, हालांकि मैं 50-55 के लोगों से ज़्यादा मिलता हूँ, फिर भी जो 40 से ऊपर में आते हैं मैं उनसे बोलता हूँ कि सर आपकी शादी हो चुकी है या मैम आपकी शादी हो चुकी है, बर्थडे एक बार साल में मनाते हैं, तो अपने आप को साल में 2 गिफ्ट दें। पहला एनिवर्सरी पे और दूसरा बर्थडे पे एक एनुअल हेल्थ चेकअप करा लें। इतनी सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, इतने स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, बॉडी में क्या हो रहा है कई बार हमें पता ही नहीं होता। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गेट एन एग्जीक्यूटिव चेकअप डन एज अ बर्थडे गिफ्ट, एज एन एनिवर्सरी गिफ्ट टू ईच अदर. So please help yourself and gift yourself with the gift of a check at least once a year, if not twice a year. And what about gym buddies and chronic drinkers? या फिर जो मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, मटन? White meat basically is उसमें white meat is not a problem, ठीक है, but red meat जो है that actually precipitates uric acid faster. So chicken जो लेते हैं, those people are actually little more at ease of developing a uric acid problem, उनको कम होता है, बट स्टिल दोनों में प्रोटीन होता है और दोनों में ही आपको यूरिक एसिड बनने के चांसेस रहते हैं. सो दिस इज़ वन कंडीशन इन विच आपको मीट इंटेक कम करना चाहिए. अल्कोहल ऑब्वियसली very strictly I would say no, I'm a doctor. So and I cannot say it is okay. Sir, apart from medication, when do you recommend surgical intervention in treatment of gout? ऐसे कौन से केसेस होते हैं, क्या कंडीशन सिचुएशन होती है जब आप ये बताते हैं कि हाँ सर्जरी कर सकते हैं? यूजुअली गाउटी आर्थराइटिस सर्जरी में जाएं, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है. कई बार क्या होता है, जोड़ के बाहर गाउटी टॉफी वो वाली टॉफी नहीं है जो खाते हैं, TOPHI करके टॉफी होती है, जो बॉडी के अंदर जो है स्किन के नीचे कुछ गांठें इकट्ठी हो जाती हैं, यूरिक एसिड की वजह से होते हैं. कई बार पेशेंट्स को बहुत पेन करती हैं, ये जॉइंट के बाहर होती हैं. मैंने कुछ पेशेंट्स में वो टॉफाई को निकाला है क्योंकि उनको इतना पेन था कि वो उसको सहन नहीं कर पा रहे थे. कई बार वो टॉफाई फूट जाती है, उसमें से एक वाइट कलर का डिस्चार्ज आना शुरू होता है. लोगों को लगता है पस है, वो पस नहीं होता, वो एक्चुअली वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स वहाँ जमा हुआ, इतना ज़्यादा जमा हुआ बॉडी उसको निकाल रही है. ऐसे केस में हम सर्जरी करके उसको निकालते हैं. मेरे अपने पेशेंट्स जिनको हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट किया, उनमें से एक पेशेंट मेरे पास मुझे अभी भी याद है, आई थी, उनको एक घुटने में सडन पेन शुरू हो गया आफ्टर सर्जरीज 4 वीक के बाद, यानी कि 4 हफ्ते के बाद सर्जरी की उनको बहुत ज़्यादा पेन था. वो मेरे पास सूजन करके आई. तो जब सडन पेन करके ऑपरेशन कराते हो, हमारा सबसे पहला ध्यान जाता है कि सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो सकता है. लेकिन उस पेशेंट को दूसरे घुटने में भी पेन हुआ और वो उसी दिन शुरू हुआ, कुछ घंटों में. पहले आपको मतलब एग्जाम्पल राइट शुरू हुआ और थोड़ी देर का जब तक वो मेरे पास वापस आए घर से, तो उन्होंने देखा डॉक्टर साहब मेरे दूसरे में ही बहुत ज़्यादा पेन हुआ. जब मैंने उसको एस्पिरेट करके टेस्ट के लिए भेजा तो उसमें एक्चुअली यूरिक एसिड कंफर्म हुआ और मैंने उनको बिना एंटीबायोटिक दिए सिर्फ यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट किए उसको ठीक किया. आई हैड दी हाइंड साइड की हाइपरयूरिमिया हो सकता है, इसलिए उनको इन्फेक्शन समझ के ट्रीटमेंट करने की गलती मैंने नहीं करी. अदरवाइज इस पेशेंट को एंटीबायोटिक लंबे तौर पर मिलता और ट्रीटमेंट यहाँ से वहाँ पहुँच जाता, जो कि शायद अच्छा आइडिया नहीं होता इस पेशेंट के लिए.
राइट। तो सर गाउट जो है वो क्या हैंड, फीट और स्पाइन तक भी पहुंच जाता है क्या? कि यूजली फॉर सम रीजन हुँ, गाउट सिर्फ लोअर लिम्स में इफेक्ट होता है, टोज में, स्मॉल जॉइंट्स में इफेक्ट होता है, लेकिन हाँ, हाथ के जॉइंट्स में भी इफेक्ट होता है। ये एज अ कैटेगोरिकल रूल यूजली शोल्डर इस तरह या हिप इस तरह के बड़े जॉइंट्स में इफेक्ट नहीं करता। रेयरली ये नी में भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन की तरह प्रेजेंट करता है, लेकिन पेरिफेरल जॉइंट्स यानी कि एंड जॉइंट्स पे, लेग्स में, डिपेंड जॉइंट्स में ही ज़्यादा होता है। सो हम मेडिसिन्स पे इतनी बातें कर रहे थे और लाइफ़स्टाइल करेक्शन पे भी बातें कर रहे थे। बट सर व्हाट डू यू थिंक कि जो अभी हमारा फ़ोकस है टू टू ट्रीट गाउट, क्या हम उसको ओवर मेडिकलाइज़ नहीं कर रहे? और क्या हमारा फ़ोकस क्या जो लाइफ़स्टाइल करेक्शन पे है वो अभी कम है? आपको क्या लगता है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखिए, बहुत पर्टिनेंट सवाल है, बहुत सवाल, बहुत पेशेंट मुझसे पूछे, डॉक्टर साहब ये दवाई खाना ज़रूरी है कि नहीं? हुँ, क्या मैं सिर्फ डाइट से इसको ठीक कर सकता हूँ या ठीक कर सकती हूँ? सबसे पहले तो समझिए कि हम कुछ भी ओवर मेडिकलाइज नहीं कर रहे, हम अवेयर हैं। अवेयरनेस जब एक बीमारी के बारे में होती है तो उससे उसका ट्रीटमेंट इंप्रूव होता है। जिन पेशेंट को लगता है इनका इलाज ही नहीं है, वो एक्चुअली इलाज के लिए तरस रहे थे, उनको अब इलाज मिल रहा है। अब रिगार्डिंग मेडिसिन एंड ओवर मेडिकलाइजेशन, वो भी मैं बात करना चाहता हूँ। आप डाइट मॉडिफिकेशन से डिजीज को कम करना चाहते हैं, थॉट प्रोसेस शानदार है, लेकिन सर शरीर ने साथ भी देना है। ठीक है, आपके शरीर में वो काबिलियत भी होनी चाहिए और उस तरह का कंट्रोल आप कर पाएं, वो भी एक बहुत पर्टिनेंट फैक्टर। दोनों चीज़ों का मिलन होगा तो शायद आप कंट्रोल कर भी लें, लेकिन हम लोग आम लोग हैं और अब ऐसी शानदार दवाइयां हैं जिसके बिना किसी साइड इफेक्ट से आप यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलूँगा, अगर आज यहाँ से नोएडा जाना है तो 50 साल पे लोग पैदल जा रहे थे, आज आप सोचते नहीं हो, आज सोचते हो गाड़ी तो पकड़ ही लूँ। तो अगर किसी बीमारी का एक ऐसा इलाज मौजूद है जो साइड इफेक्ट रहित है, जो कंफर्टेबल है, जो बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल इलाज देता है और लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करना नहीं पड़ता, तो मेडिकल साइंस का फ़ायदा उठाइए जनाब। बिल्कुल बात आपने सही कही सर, लेकिन मैं ऐसे टेंडेंसी भी देखी गई है लोगों में कि वो सिर्फ रिलाई कर जाते हैं मेडिसिन्स पे और जो लाइफ़स्टाइल करेक्शन की आपने बात करी, वो करते नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए भी आई थिंक ये अच्छा मैसेज है जो आप बता रहे हैं। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की अति सही नहीं है, इस साइड भी नहीं जाना, इस साइड भी नहीं जाना। सो एन एमलगमेशन ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि हम अपने बॉडी का नेचुरली ध्यान रखें, मेडिकल साइंस जो हमें हेल्प दे रहा है उसको लें, रिजल्ट जादू है सर। सो सर हमारे एक यूनिक सेगमेंट है मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स, जहाँ पे जो कॉमन मिथ्स होते हैं उसको हम बस करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, विच इज़ अ मिथ, आपको उसे बस करना है कि नॉन वेजिटेरियंस आर नॉट सेफ बट प्योर वेजिटेरियंस को लगता है कि वो सेफ है दिस फ्रॉम दिस गाउट। टोटल मिथ। प्रोटीन्स लेवल जो दाल में है, कई बार सोयाबीन में है, वो उतने ही है शायद जितने कि एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स में है। और अगर पेन नहीं है, आपको यूरिक एसिड है, आपका यूरिक एसिड लेवल हाई है, लेकिन पेन नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यूरिक एसिड अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी देता है। सो क्रॉनिक हाइपरयूरिसीमिया एज अ स्टेट शुड नॉट बी एनकरेज्ड, क्योंकि वो हार्ट, ब्लड वेसल्स, इन सब में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लेके आता है। सो इफ़ यू हैव अ हाइपरयूरिसीमिया इट शुड बी ट्रीटेड। राइट, वैसे तो आपने इसका आंसर दे दिया है, बट सिंस हमको पब्लिक अवेयरनेस करनी है कुछ चीज़ों के बारे में, तो लोग ऐसा मानते हैं कि बियर सेफ है गाउट पेशेंट्स के लिए क्योंकि वो लिकर से लाइट होती है। नहीं, बियर में एक्चुअली प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो बियर एक्चुअली विल, इफ़ यू हैव अ टेंडेंसी टू हैव गाउट, देन बियर विल प्रेसिपिटेट अ गाउट मोर देन द रेगुलर अल्कोहल। बट हैविंग सेड, बोथ आर नॉट गुड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिथ, ज़्यादा पानी पीने से गाउट के जो अटैक्स हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं। हाँ, डिहाइड्रेशन नहीं होने से एक्चुअली यूरिक एसिड यूरिन में से एक्सक्रीट हो जाएगा, तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ राइट थिंग, दैट्स अ ट्रुथ। ओके, एंड द फाइनल वन सर, कि पेन किलर्स जो हैं वो गाउट को क्योर कर देते हैं। पेन किलर्स आर नॉट पेन किलर्स। सबको लगता है पेन किलर्स हैं, नहीं, पेन किलर्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। जो भी पेन किलर आप खाते हैं वो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, अंदरूनी सूजन, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को कम करते हैं। सो जब भी एक्यूट गाउट होगा तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेने से पेन में आराम आएगा, लेकिन वो सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करता है। गाउट को कम करने के लिए कुछ और मेडिसिन भी साथ में चाहिए होंगी। Okay, sir, and with this we are concluding this episode. But before ending this episode, मैं आपसे जानना चाहूँगा and for our viewers कि आपको 3 practical takeaways अगर आपको बताने हो for gout patients जिनसे वो अपनी डिजीज़ को
प्रिवेंट तो क्या मतलब मैनेज कर पाएँ अच्छे से और उसको अच्छे से समझ भी पाएँ। तो क्या वो 3 प्रैक्टिकल टिप्स क्या होंगी? सबसे पहला टिप तो ये रहेगा कि अवेयर रहें कि ऐसी एक प्रॉब्लम है भी। अगर आप अवेयर हैं, योर योर आईज़ विल ओनली सी व्हाट योर ब्रेन नोज़। अगर आप अवेयर हैं कि ऐसी एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप उसको जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे। सबसे सेकंड बात, अगर आप नॉर्मल मेडिकल कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आप हाई जिमिंग कर रहे हो, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ले रहे हो या अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर है, तो और आपके पेरिफेरल जोड़ में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये गाउट हो सकती है और ये एकदम से प्रेजेंट करती है। इट विल बी सडन अटैक। सो अगर ऐसा कुछ है तो आपको गाउट होता है, इसको याद रखें। तीसरी बात, अगर आपकी किडनी वगैरह में कोई इश्यू है और उसके साथ आपको जॉइंट पेन हो रहा है, तो भी ये गाउट हो सकता है। तो ऐसे में सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश ना करें, डाइट को चेंज करने की कोशिश ना करें, अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे बात करें। And with this piece of advice, we are ending this episode. And I thank Dr. Thomas for his presence and उन्होंने काफ़ी कुछ हमें gout के बारे में बताया. And with this, we have come to the end of this episode. And I thank Dr. Thomas for his great advices and explanation about gout. उसके तमाम जो intricacies हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने बात करी, हमें समझाई. और आई होप कि आपको भी काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी इस डिज़ीज़ को समझने में, मैनेज करने में, ट्रीटमेंट में और जो भी जैसे भी आप इसको फॉलो करना चाहते हैं। बाकी ऐसे ही अंडर रिपोर्टेड डिजीज़ेज़ के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो करिए और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप किस पे ये पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, कौन सी ऐसी डिजीज़ेज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं हमसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।